नमस्कार दोस्तों, आज मैं 2024 में होने वाले जनरल इलेक्शन का प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, अनुमान व्यक्त कर रहा हूँ कि किस पार्टी को कितनी कहाँ सीट मिलेगी और किसको लॉस होने की संभावना। तो सबसे पहले मैं जो अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो निर्वाचन हुए हैं जिसमें बीजेपी को भारी बहुमत प्राप्त हुई है, तो सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से प्रारंभ कर रहा हूं। तो ये तीनों राज्यों में मेरे समझ से बीजेपी की लॉस होने की संभावना है, क्योंकि वहां पे जन समर्थन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मिला, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। राजस्थान में जन समर्थन वसुंधरा राजे को मिला, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। छत्तीसगढ़ में जन समर्थन रमन सिंह को मिला, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। ये सब जो लीडर हैं ये नहीं कहेंगे कि आप बीजेपी को छोड़ करके किसी दूसरे पार्टी को वोट दें, कांग्रेस के दें, लेकिन उनके जो समर्थक होते हैं किसी भी पार्टी के, वो समर्थक ही खुद वो वोट नहीं करते हैं। ये कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो 3 स्टेट में है कि बीजेपी की लॉस होने की संभावना है। अभी जो बिहार की जो घटना घटी, वहाँ पे जो नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस से बीजेपी की तरफ पुनर्रुख कर गए और उन्होंने सरकार बनाया, तो मुझे नहीं लगता है कि ये नीतीश कुमार के जाने से इंडिया गठबंधन पर या आरजेडी पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि जितने भी बिहार में बाई इलेक्शंस हुए उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आरजेडी के समर्थक तो नीतीश कुमार को वोट दे दिए, लेकिन नीतीश कुमार के जो समर्थक थे वो आरजेडी को वोट नहीं दिया। जैसे उत्तर प्रदेश में जो पिछले जो जनरल इलेक्शन में मायावती और अखिलेश यादव जी के बीच में जो गठबंधन हुआ था, उसमें सपा के समर्थक तो बीएसपी को वोट दे रहे थे, लेकिन बीएसपी के जो समर्थक थे वो सपा को वोट नहीं दे रहे थे। इसी कारण बसपा की सीट 10 और सपा की सीट 15 आ गई थी। तो इसी तरह से बिहार में भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिनका जो वोट है वो रहेगा, लेकिन वो कांटे की टक्कर होगी। उसका कारण है कि अभी जो माननीय चंद्रशेखर यादव जो आरजेडी जनता दलीय अलायंस में शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने 1.5 लाख तो शिक्षकों की नौकरी दी। इस तरह से बिहार पुलिस से बहुत नौकरी दी और आने वाले समय में भी उन्होंने नौकरी शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी देने की वादा किया था। उसके अलावा जो भी ओबीसी SC ST से संबंधित जो हॉस्टल था वो उन्होंने बनाया, बहुत कम समय में बहुत अधिक काम किया। उसमें गया में भी ओबीसी SC ST का जो हॉस्टल बनकर तैयार हो गया। इसमें यह भी कह सकते हैं कि बिहारी का जो दोहा है, सतसुइया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोट लगन घाव करे गंभीर। इसका मतलब है कि कम से कम समय में भी इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, जो एक राज्य के लिए बहुत राज्य के लिए वो बहुत बड़े शुभचिंतक कहे जा सकते हैं, और यह बिहार की जनता देख रही है। वो अलग बात है कि वो पिछले जनरल इलेक्शन में बीजेपी को वोट मिला, उसका वो एक कारण तो वो राष्ट्रवाद रहा। राष्ट्रवाद के साथ साथ वो जो भी उधर जो आपका जो पाकिस्तान में जो बालाकोट अटैक कर मान ले या और कुछ मान ले, वो सब से आप देख सकते हैं। और आपको जो यहाँ पे जो बंगाल में जो होने वाला जो है, उसमें अगर टीएमसी और कांग्रेस में अगर गठबंधन हो जाता है तो ये लोग कम से कम 35 से 40 सीट जीत सकते हैं। अगर लेफ्ट को छोड़ भी दे अगर ये दोनों पार्टियां, तो अच्छा प्रदर्शन होगा और करना भी चाहिए। उसके बाद आप कहीं पे भी, और अब जो भी साउथ का तो स्थिति पता ही है कि साउथ में तो कांग्रेस मजबूत होगी, और आंध्र प्रदेश में भी इनको बढ़त मिलने की संभावना है, क्योंकि खुद चंद्रबाबू नायडू करप्शन के शिकार हो चुके हैं और वो बीजेपी से गठबंधन कर रहे हैं। उसका एक कारण और है कि तेलंगाना जीत चुकी है कांग्रेस, कर्नाटका जीत चुकी है, और ये दोनों के बीच में आंध्र प्रदेश पड़ता है। तो इसमें कबीर का भी एक दोहा है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटम के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो ये जो चक्र चल रहा है इलेक्शन का, उसको हो सकता है कि देख करके बीजेपी को आंसू आए कि आंध्र प्रदेश में भी अगर उनका स्थिति ठीक नहीं रहा तो फिर क्या होगा साउथ में, और
दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, दो पाटन जो आंध्रा और तेलंगाना के बीच में, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका के बीच में आंध्र प्रदेश बच रहा है। अगर उसमें कांग्रेस आ जाती है तो इसको मजबूती मिलेगी। और ये बीजेपी जो है, या जो इनके बीजेपी के जो लीडर हैं, वो बेवजह उत्तर दक्षिण की बांटने की बात कर रहे हैं। ये लोग तोड़ने की बात करते हैं। कोई भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ तोड़ने की बात नहीं करती हैं। उसका उदाहरण है, कभी धर्म के नाम पे, कभी अयोध्या के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कहीं हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के नाम पे, ये सब इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो वो जनमत है, वो देश की जनता की जो मत है उसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे इनको नॉर्थ इंडिया में बढ़त मिलने की संभावना है और मिलती भी रही है, तो इस पर कभी कोई भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ नहीं बोलती हैं कि ये उत्तर दक्षिण के बीच विभाजन हो रहा है। क्योंकि जिनको हार का सामना करना पड़ता है, इनको जो नुकसान पहुंचने की संभावना बन जाती है, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। यूपी में मैं आ रहा हूं, यूपी में अगर पिछले टर्म के जो रुझान बताया विधानसभा में, जहां कहीं पे 500 कभी 400 से वोट से हार जीत हुई, उससे लगता है कि यहाँ पे कांटे की टक्कर होगी। और जयंत चौधरी जी को जाने से या जयंत सिंह के जाने से मुझे नहीं लग रहा है कि यूपी में कोई असर पड़ेगा। क्योंकि जितना किसान को नुकसान इस गवर्नमेंट ने पहुंचाई है, बीजेपी गवर्नमेंट ने पहुंचाई है, उसके बाद सेकंड नंबर पर जो मायावती थी, जो उसमें ज़बरदस्ती ज़मीन लेकर के हाईवे एक्सप्रेस वे बनाना, ये दो पार्टियों ने जितना नुकसान किसान को पहुंचाया है, खास करके वेस्टर्न यूपी में, उतना भारत की किसी पार्टी ने भी नुकसान नहीं पहुंचाई। तो इस तरह से लग रहा है कि मुझे यहाँ पे भी कांटे की टक्कर होगी वेस्टर्न यूपी में। उसके बाद आपको मैनपुरी, इटावा, ये सब जो इलाका है, इसमें मुझे लग रहा है कि सपा को बढ़त मिलेगी। क्योंकि शिवपाल सर सपा को मजबूत कर रहे हैं। मजबूती के कारण ही उनकी पुतोह अखिलेश यादव जी की पत्नी डिम्पल यादव, जो इटावा जो सीट था, भारी बहुमत से जीती थी। तो एक तरह से ये ट्रेंड बताता है, एक रुझान बताता है कि किस पार्टी को किसी बहुमत मिलने की संभावना है, किस राज्य में कौन आगे निकलेगी, किसको नुकसान होगी। एक ट्रेंड देखा जाता है। कोई भी आदमी 100% परफेक्ट नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की लॉस होगी, क्योंकि वहाँ पे जो मणिपुर में जो आरक्षण को लेकर के जो दो संप्रदाय में इन्होंने जो दंगा फसाद करवाया, जो मतई और एक संप्रदाय और कोई जो नागा बहुल है या कुकी जिसको कहते हैं, उससे आज भी पूरा नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है। किसी से छिपी हुई बात नहीं है कितना डिस्टर्बेंस है नॉर्थ ईस्ट में। सबको पता है कि आज तक भी वहाँ पे मारकाट हो रहा है। इतना ही नहीं, उसका फ़ायदा उठा रहा है जो चीन है और जो म्यांमार के जो आतंकवादी लोग हैं, वो किस तरह से डिस्टर्बेंस नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं, ये हर लोग, देश की जनता जान रही है। इसका जवाब देंगे। क्योंकि पिछले भी जो इलेक्शन हुआ वहाँ पे मिजोरम इस में, वहाँ पे बीजेपी को लॉस ही हुई है। तो नॉर्थ ईस्ट की भी जनता नहीं भूल रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरे भारत की जो प्रेडिक्शन होती है या मेरे द्वारा जो अनुमान लगाया जा रहा है, उसमें मुझे लग रहा है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी इस बार जो बोल रहे हैं कि एनडीए 400 और बीजेपी 370, तो 370 इस कारण बोल रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर के से तो धारा 370 हटाया है, जो विशेष राज्य की दर्जा दी जाती थी, उसके कारण बोल रहे होंगे। लेकिन पेट्रोल और डीजल का जो मूल्य है वो 100 पार कर चुका है, कभी 100 से नीचे नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि इस पार्टी की, मैं पूरा एनडीए अलायंस की तो बात नहीं कह रहा हूँ, कि हो सकता है कि इस पार्टी की 100 पार भी पहुँच पाए या नहीं, या 100 पार पहुँच जाए, क्योंकि उसका असर पेट्रोल और डीजल प्रभावित करेगा और किसान आंदोलन प्रभावित करेगा। उसके बाद नागरिकता अधिनियम प्रभावित करेगा। कुछ दिन पहले जो उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर के जो मजार तोड़ने के बाद जो वहाँ पे जो दंगा फसाद हुआ, वो प्रभावित करेगा। आपका जो दिल्ली में मेहरौली इलाका में जो एक बहुत लंबे समय से बनी मजार को तोड़ दिया गया, वो भी प्रभावित करेगा। तो इस तरह से लग रहा है कि मुझे बीजेपी 100 पार करेगी। 370 तो मुझे मुश्किल लग रहा है। और 370 जब भी आया है तो उस समय मान लिया कांग्रेस पार्टी को आते थे तो सबके उस समय कदावर नेता रहते थे, धर्मनिरपेक्ष लोग रहते थे, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की बात करते थे।
लेकिन बोलने में क्या जाता है, किसी को भी ये डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बोलने का अधिकार दिया गया है कि कुछ बोल सकता है। लेकिन कुछ अगर देश की शासक अगर इस तरह के वक्तव्य देते हैं तो बहुत दुख की बात होती है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री अपना स्टेटमेंट दे तो स्टेटमेंट देने के पहले सोचे कि वो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। वो अलग चीज़ है कि 400 नहीं उनको 500 सीट आ जाए, लेकिन आप पूरे देश की जनता को लीड कर रहे हैं तो उसका आधार बताइए कि कैसे 400 पार या 370 कर रहे हैं, एनडीए अलायंस की बात कर रहे हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में कौन पार्टी कहाँ चली जाएगी। जैसे मान लीजिए बिहार में अभी हम कुछ दिन पहले आरजेडी के में आने के लिए प्रयास कर रहे थे, जीतनराम मांझी, फिर इधर आ गए। क्या पता नीतीश जी फिर इलेक्शन आते आते फिर उधर पलट जाए और जीतनराम मांझी भी चले जाए। अभी भी बिहार में सरकार को लेकर के असमंजस की स्थिति है कि सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि इसके गठबंधन में कितने पार्टियां हैं ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और कोई भी गठबंधन सरकार की सफलता पर संशय बना ही रहती है। इस कारण जो पेट्रोल और डीजल का जो दाम है, इस चलते इनको बोलना चाहिए या विपक्ष को नारा उठाना चाहिए कि अब की बार बीजेपी 100 के पार हो सकता है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हो सकता है कि 370 भी आ जाए, चूँकि लोग अयोध्या के मुद्दे लेकर के चल रहे हैं, काशी को लेकर चल रहे हैं, मथुरा को लेकर के चल रहे हैं, हर जगह मंदिर की बात हो रही है, तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक प्रेडिक्शन किया जाता है जो देश में जो भी स्थिति चल रही है, ये कोई ऐसा आदमी है जो कितना खुश है नहीं है, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, गरीबी की समस्या हो। एक तरफ तो ये बोलते हैं कि 25 करोड़ लोगों को मैंने गरीबी रेखा से बाहर निकाला 10 साल में, लेकिन सच्चाई ये है कि ये 82 करोड़ लोगों को अभी भी जो बीपीएल में आते हैं उनको फ्री खाद्यान्न दे रहे हैं। अगर आपने 82 करोड़ को खाद्यान्न दे रहे हैं तो 25 करोड़ लोग अभी गरीबी रेखा से कैसे निकल गए। ये तो देश को मूर्ख बनाने वाली बात है, देश की जनता को मूर्ख बनाने वाली बात है। क्योंकि देश की जनता जो है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उसको सब पता है। और जो बुद्धिजीवी वर्ग रहता है, जो वास्तव में जो बिकाऊ नहीं रहता, जो सच दूध का दूध पानी का पानी करता, ये कोई भी देश की जनता सोचेगी कि जब देश में 82 करोड़ लोगों को फ्री खाद्यान्न मिल रहा है अंत्योदय के अंतर्गत, तो 25 करोड़ लोग कैसे गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता। तो इस तरह से इनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और जो आने वाला समय है, जो इलेक्शन है, अब क्या होगा नहीं होगा तो समय बताएगा। और जैसे जैसे समय बीतेगा, क्या पार्टियों की स्थिति रहती, कौन किधर भागेगा, उसके बाद फिर अनुमान लगाया जाएगा। इस कारण इस तरह के नारे देना छोड़ दें और बीजेपी इनके अलायंस आत्ममंथन करे कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या हालत है और आपका साउथ में क्या हालत है, नॉर्थ ईस्ट में क्या हालत है। इन पर इनको विचार करने की बात है और सोच समझकर बोलने की ज़रूरत है। थैंक यू।